नमस्कार। आज हम जीबीएस के बारे में जानने आए हैं कि जीबीएस है क्या। जैसा कि देख रहे हैं कि पुणे में काफ़ी तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। 100 से भी अधिक लोग इससे ग्रसित हैं और उसके बाद अब रांची में भी एक मरीज मिले हैं जो एक खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि इसे काफ़ी ज़्यादा डरते चले जा रहे हैं और ये बीमारी पुणे में भी 100 से अधिक मरीज इसके मिले हैं। पेशेंट वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। आखिर ये बीमारी है क्या? क्या इससे जितने लोग डर रहे हैं, क्या इतना डरना जरूरी है या नहीं? आइए आज हम बात करते हैं इसी बीमारी के बारे में, इसे कैसे बचा जा सकता है और ये कैसे हो रहा है। डॉक्टर गोविंद माधव, न्यूरोलॉजिस्ट। नमस्कार सर, आज ये जो बीमारी फैलती जा रही है इस तरीके से, जो जीबीएस है, लोग काफी डर रहे हैं कि ये बीमारी कैसे फैल रही है, छुआछूत से फैल रही है या ये है क्या सर? तो ये एक बार बताएं सर लोगों को। आपके काफी लोग जानना चाह रहे हैं इस चीज के बारे में, इस बीमारी के बारे में, तो बताइए सर, जीबीएस आखिर है क्या? पहली बात यह है कि कोरोना महामारी के बाद लोग काफी ज्यादा डर गए हैं और लोगों को डर लग रहा है कि फिर से यह महामारी पूरे देश को या पूरी दुनिया को चपेट में तो नहीं ले लेगी या इतने सारे लोग मारे तो नहीं जाएंगे। तो पहली बात, कोरोना अलग बीमारी है और जीबीएस अलग बीमारी है। कोरोना इस तरह से इसलिए भी फैला क्योंकि वो सांस से फैलने वाली बीमारी थी, जबकि जीबीएस नसों की होने वाली बीमारी है। हाँ, इसमें सांस लेने में परेशानी जरूर होती है, लेकिन खांसने से या सांस लेने से यह बीमारी नहीं फैलती है, यानी इसके व्यापक तौर पे फैलने की संभावना बहुत ही कम है। तो यह बात अपने आप में डर को कम करने के लिए काफी है। अब आते हैं कि जीबीएस बीमारी है क्या। जीबीएस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। ऑटोइम्यून यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी, जिसका कि निर्माण हुआ था बाहरी दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए, हमारे शरीर पे जो बाहरी संक्रमण हो उसको रोकने के लिए, लेकिन गलती से अगर वो हमारे ही शरीर के किसी अंग को अपना दुश्मन मान ले और उस पर अटैक कर दे, तो ऐसे रोगों को ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। जैसे गठिया, अस्थमा, एलर्जी, ये सब भी ऑटोइम्यून बीमारियों के एक प्रकार हैं। जीबीएस भी उसी प्रकार की एक बीमारी है जिसमें कि हमारे हाथ पैर की जो नसें होती हैं, नर्व्स होते हैं, उस पे हमारी इम्यूनिटी अटैक करती है और उसकी वजह से नसों में परेशानी होने लग जाती है। नसों पे जब पहला अटैक होता है तो मरीज के हाथ पैर में झंझनाहट होती है, दर्द होता है, खिंचाव होता है। धीरे धीरे बीमारी जब आगे बढ़ती है तो हाथ पैर ढीले होने लग जाते हैं, उनकी ताकत समाप्त होने लग जाती है। नतीजन सबसे पहले मरीजों को बैठ के उठने में परेशानी होगी। कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद, जैसा कि मरीज की बीमारी जिस स्पीड से बढ़ रही है उस पर निर्भर करता है, चलने फिरने में दिक्कत होगी, पैर से चप्पल निकलने लग जाएगा। उसके बाद हाथ से रोटी तोड़ने या ढक्कन खोलने में परेशानी होने लगेगी, ताकत कम होगी तो। उसके बाद हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत होगी। बहुत एडवांस स्टेज में अगर पहुंच जाए तो खाना निगलने में परेशानी होने लग जाती है, सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है। उस अवस्था में मरीज को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है तो आईसीयू में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन सारे मरीज ना तो उस अवस्था में पहुंचते हैं। बहुत सारे मरीजों में झंझनाहट से हल्की फुल्की चलने में परेशानी तक पहुंच के बीमारी खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। सिर्फ 10 से 20% मरीज ऐसे होते हैं जिनको कि आईसीयू एडमिशन की जरूरत पड़ती है। अब रही बात कि यह बीमारी क्यों होती है, या पुणे में जो फैला है उसका रांची में फैलने की क्या संभावना है। अमूमन ऑटोइम्यून डिजीज बिना किसी कारण के होते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार कोई ना कोई कारण हो। कुछ मामलों में देखा गया है कि कुछ विषाक्त खाद्य पदार्थ हों जिनमें कि कुछ पॉइजन हो, जैसे कंपाइलोबैक्टर जेजुनी एक बैक्टीरिया होता है, या कभी कभी नोरो वायरस एक वायरस मिल रहा है स्टूल के सैंपल में, जो कि पुणे में जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनके स्टूल का टेस्ट में मिला है। कभी कभी कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस भी होते हैं जो ट्रिगर करते हैं हमारी इम्यूनिटी को, और उस ट्रिगर की वजह से हमारी इम्यूनिटी मिसगाइडेड हो जाती है और अलग डायरेक्शन में बीमारी फैल जाती है। अब ये दूसरा सवाल ये है कि आखिर जब ये बीमारी होती है तो हमें किस डॉक्टर से मिलना चाहिए, पहले किसके पास जाना चाहिए? तो सर लोगों को थोड़ा जागरूक करें सर, प्लीज बताएं। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीमारी की पहचान में अगर देरी हो जाए तो बीमारी आगे स्टेज पे जा सकती है, अगले चरण तक पहुंच सकती है। तो नसों की बीमारी है तो नसों के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोफिजिशियन होते हैं, वो नसों के विशेषज्ञ या जीबीएस बीमारी के विशेषज्ञ होते हैं। तो आपके आसपास कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट हो, उनसे पहली सलाह लेनी चाहिए। वो मरीज की हिस्ट्री सुनते हैं पूरी प्रकार से। अगर हिस्ट्री से ये नतीजा होता है कि जीबीएस की संभावना है तो हम अगले स्टेज पे पहुंचते हैं, जिसमें कि नर्व कंडक्शन स्टडी नाम की एक जांच होती है। उस जांच में ये मालूम चलता है कि नसों में जो विद्युत किरणों का प्रवाह है
वो स्लो है, फास्ट है, या उसमें कोई बाधा पहुंची है। अगर उसके बाद शंका और बढ़ती है तो कभी कभी रीढ़ की हड्डी से पानी, जिसको कि CSF कहते हैं, वो निकाल करके उसकी जांच की जाती है, जिसमें कि GBS के मरीजों में प्रोटीन बढ़ा हुआ पाया जाता है। ये तीनों अगर जांच और लक्षण अगर बीमारी की तरफ इशारा करते हैं तो फिर मरीज को भर्ती किया जाता है, जैसे कि अगर आवश्यकता पड़े, और आगे का इलाज किया जाता है। सर, आपसे ये तीसरा सवाल ये है कि आखिर इसका इलाज क्या है और हम इलाज कहाँ लें, कैसे लें? एक्चुअल इलाज है क्या इसका सर? पहली बात तो यह कि GBS बिल्कुल इलाज के लायक बीमारी है और ठीक होने वाली बीमारी है। ये कोई लाइलाज या जानलेवा बीमारी नहीं है। जानलेवा उस परिस्थिति में है जबकि मरीज के बीमारी की पहचान में देर हो गई, या सही तरीके से उसका उपचार नहीं किया गया और सांस लेने में परेशानी इतनी बढ़ गई कि वेंटिलेटर भी मिलना मुश्किल हुआ, या देर से मिला, या फिर उनके फेफड़ों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया सांस लेने में परेशानी की वजह से। लेकिन ऐसा सिर्फ 5 से 10% मामलों में होता है। बाकी के मरीजों में, जैसा मैंने कहा, 1/3 मरीज खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं बिना इलाज के। लेकिन इस बात की पुष्टि कि ये खुद से ठीक होने वाले कंडीशन में है या नहीं, एक न्यूरोफिजिशियन के द्वारा करना चाहिए। अगर लगता है कि मरीज के चलने में परेशानी हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है और 2 हफ्ते के अंदर मरीज पहुंचता है, तो 2 इलाज हमारे पास है। पहला IVIG नाम से एक दवाई होती है, और दूसरा एक प्लाज्मा एक्सचेंज यानी खून की सफाई की प्रक्रिया होती है। IVIG महंगी दवाई है और इसका जो डोज निर्धारित किया जाता है मरीज के वजन के आधार पर किया जाता है, यानी मरीज का जितना किलोग्राम का वजन है उसका दुगना। अगर कोई 50 किलो का मरीज है तो 50 का 2 ग्राम प्रति केजी, यानी 100 ग्राम टोटल डोज हम लोग 5 दिन में देते हैं। तो जितना भी वजन है उसका दुगना डोज 5 दिनों में उसको इंजेक्शन के द्वारा चढ़ाया जाता है, और यह इंजेक्शन हॉस्पिटल में भर्ती करके ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके मॉनिटरिंग काफी जरूरी होती है। बहुत तेजी से चढ़ा दिया जाए तो किडनी में, ब्रेन पे असर पड़ता है। बहुत धीमा धीमा चढ़ा जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। साथ में मरीज को कितना पानी का मात्रा देना है, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो पहला इलाज तो IVIG है। IVIG महंगी दवाई है। 10 ग्राम या 5 ग्राम की जो बोतल आती है, तो अमूमन देखा जाए 10 ग्राम के एक बोतल का अगर मूल्य देखा जाए तो अराउंड 18 से 20 हजार के आसपास का एक बोतल होता है। तो मरीज का वजन जैसा है उसके हिसाब से अगर किसी को 20 बोतल या 10 बोतल लगता है तो 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख तक का खर्च आता है। ये हुआ पहला इलाज। दूसरा इलाज प्लाज्मा एक्सचेंज है, जो एक तरह की डायलिसिस मान सकते हैं, जिसमें एक तरफ से खून निकाला जाता है और उसमें से एंटीबॉडी हटा करके या जो हानिकारक प्रोटीन खून में है उसको साफ करके वापस से पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के नुकसान है कि कभी कभी बीपी अचानक से कम हो जाता है तो दिक्कत होती है। मरीज को अदर कोमॉर्बिडिटीज है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी फ्लक्चुएशन या इन्फेक्शन, ये सारी चीजें हैं, तो उसमें प्लाज्मा एक्सचेंज का थोड़ा सा नुकसान होता है। मरीज कभी कभी टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो ये दोनों इलाज हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि महंगा इलाज होने के बाद भी ठीक होने की संभावना बहुत अधिक है, और जितना जल्दी इलाज शुरू किया जाए रिजल्ट हमको मनमाफिक उतना अच्छा मिलता है। बहुत देर से इलाज करने पर तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम सरकार से अपील भी करेंगे कि सरकार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये इलाज सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको इलाज के बिना उनकी परेशानी न बढ़े, वो अपनी जान न गंवाए। क्योंकि IVIG एक तो दुर्लभ दवाई है, मिलना ही मुश्किल होता है, बहुत बार आउट ऑफ स्टॉक होता है। इसकी प्रॉपर मात्रा में भंडारण होना, खरीद के रखना, राज्य के अस्पतालों में या जो दवा की जो दुकान है वहां पे इनको उपलब्ध कराना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक डर ऐसा भी है कि बहुत बार बीमारी की भयावहता के झूठे दावे या अफवाह फैलाए जाते हैं और दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। कोविड के टाइम में हमने देखा था कि रामडेसिविर और टोसिलिजुमाब की कैसी ब्लैक मार्केटिंग हुई थी। तो वो नौबत ना आए तो सरकार को इस दिशा में भी पहले से कदम उठाने होंगे, दिशा निर्देश जारी करने होंगे, ताकि अगर किसी को जरूरत पड़े तो ये दवाई समय पे उनको उपलब्ध हो पाए उचित मूल्य पर। सर, मेरा चौथा सवाल ये है कि सर, जो पुणे में जो बीमारी फैली है और जो फैल रही है वो कैसे डिफरेंट है? ये सवाल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पुणे में जो केस फैला है, एक कुआं था और उस कुएं से जितने आसपास के एरिया में पानी की सप्लाई हुई वहीं पे इसके संक्रमण सबसे ज्यादा मिले। 110 में से 70 या 80 केस उसी कुएं से पीने वाले, जो पानी पीने वाले लोग थे, उनमें हुआ है।
और उस पानी में अभी कुछ बैक्टीरिया या वायरस जो हमने नाम लिए उसके नमूने पाए जा रहे हैं। एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने की इसकी संभावना नहीं है। फिर भी कोविड के समय में हम लोग थोड़ा ज्यादा ही जागरूक हो गए थे, तो ट्रेवल हिस्ट्री और बाकी चीजों पे खूब पूछते थे कि अगर पुणे से कोई आदमी आ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि वो बाकी यहाँ भी आ करके और उस बीमारी को फैला देगा। तो अभी निश्चित तौर पर यह कहना एक अनुमान होगा या ज्यादती होगी कि पुणे से हर कोई आदमी आ रहा है तो वो जीबीएस उसको हो जाए या वो जीबीएस फैला ही दे। दूसरी बात ये, रांची में जो जीबीएस का केस मामला मिला है, अभी केस मिला है, तो लोगों में डर फैल गया है कि कहीं यहाँ भी वो वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी। तो पहली बात ये समझ लें कि पुणे का केस तो आज हुआ, उसके पहले भी हम लगातार जीबीएस के केसेस देखते आ रहे हैं। अमूमन रांची में जितने भी न्यूरोफिजिशियन हैं, निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि हर न्यूरोफिजिशियन महीने में 1 या 2 जीबीएस के केस देखते ही देखते हैं। तो अभी जो केस मिला ये कोई नई बात नहीं है, और ऐसा नहीं कि पुणे का आउटब्रेक यहां तक पहुंच गया। ये एक रूटीन प्रक्रिया है कि महीने में 1 या 2 जीबीएस के केस मिलते ही मिलते हैं। इसे हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कि इसमें एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस होता है कि अचानक से हाथ पर ढीले होकर के लकवा जैसा हो जाना। पोलियो में भी यही स्थिति होती है। तो जब भी पोलियो का सर्विलेंस किया जाता है कि पोलियो से ग्रस्त बच्चों की समय पर पहचान हो रही है कि नहीं हो रही है, तो जो पोलियो पहचान की टीम है अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है नहीं कर रही है, उनको ये टारगेट दिया जाता है कि जितने भी लोगों को अचानक से फ्लैसिड पैरालिसिस हो रहा है उनके आंकड़े इकट्ठा किया जाए। तो अगर किसी केस में 0 केस रिपोर्टिंग अगर कर रहा है कोई, इसका मतलब उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया, क्योंकि 1 या 2 जीबीएस के केस तो होंगे ही उस एरिया में। ये उदाहरण मैं ये दे रहा हूं कि जीबीएस उस समय से ही, जब से पोलियो का सर्विलेंस चल रहा है, उस समय से ही हर एरिया में जीबीएस के केसेस मिल रहे हैं, और उसको एक कंट्रोल की तरह यूज किया जाता है कि उसके केसेस के मुकाबले पोलियो के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। तो ये कहानी या ये आंकड़ा मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि जीबीएस उस समय से हमारे समाज में कभी न कभी होता ही आया है और हो ही रहा है। तो ऐसा नहीं कि पुणे के बाद अचानक से जीबीएस के मामले बढ़ गए हैं। एक और अफवाह कोविड के वैक्सीन के बाद भी पड़ी थी कि कोविड के वैक्सीन से जीबीएस ज्यादा होने लगा था, तो ये बात भी सही नहीं है। तो हमारे पास पुणे वाले केस को लेकर के डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये रूटीन केस है, और पुणे वाला केस अगर फैलना होता तो पुणे से सबसे नजदीकी शहर मुंबई है, वहां पे फैलता, क्योंकि नागपुर है, वहां के लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा है। जब वहां केसेस नहीं आ रहे हैं तो वहां से फ्लाइट से उड़ के जीबीएस रांची आ जाए, ये तो थोड़ा ज्यादा ही परिकल्पना हो जाएगी। क्या जीबीएस छुआछूत की बीमारी है यानी? ये बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी बीमारी को लेकर के घर वाले जब पैनिक करते हैं तो उनको लगता है कि वैसे मरीजों के साथ रहने से, उनकी देखभाल करने से या उनकी सेवा करने से उनको भी तो ये बीमारी नहीं हो जाएगी। तो यह बात सरासर गलत है। अगर जीबीएस छुआछूत की बीमारी होती तो सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल स्टाफ है, उन्हीं को ये बीमारी होती। लेकिन हम तो आए दिन जीबीएस मरीजों की देखभाल करते हैं, और हम कोई ऐसा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पीपीई किट है ऐसा पहन के तो नहीं जाते हैं, ना ही कोई एक्स्ट्रा ग्लव्स या मास्क लगा करके ऐसे मरीजों को देखते हैं या छूते हैं। तो इस बात से इतना काफी है कहना कि यह बीमारी छुआछूत की नहीं है, तो घर वाले बिल्कुल ना डरें। हाँ, कभी कभी जो उनके स्टूल सैंपल में जो इन्फेक्शन वाले होते हैं वो कंटामिनेट करते हैं अगर हमारे वाटर सोर्स को, और उसी पानी को पीने से फिर कुछ लोगों में वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस या पेट खराब होने की समस्या हो सकती है, जो कभी कभी जीबीएस का रूप ले सकती है। लेकिन वो तो एक जनरल हाइजीन मेंटेन करने की बात है। साथ रहने, खाने या देखभाल करने से तो जीबीएस नहीं फैलता है। सर, ये जो बीमारी है ये कितने दिनों में ठीक होगी, और जब ये बीमारी हो जाती है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए सर? ये सवाल भी बहुत जरूरी है घर वालों को समझने के लिए, मरीज को समझने के लिए, कि अमूमन ये बीमारी बिना इलाज के 4 हफ्ते तक बढ़ती है। 4 हफ्ते के बाद अपने पीक पे पहुंचती है, उसके बाद अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक उसी अवस्था में रुकती है, फिर धीरे धीरे बॉडी उसको रिकवर करना शुरू करता है। यानी बीमारी तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो नर्व डैमेज हुए, जो प्रभावित हुए, उनमें रिपेयर का काम धीरे धीरे चलता है, तो हाथ पैरों में स्ट्रेंथ वापस आना शुरू होता है। अगर सही समय पे इलाज किया जाए तो हम इस फेज को, जो लंबा समय है, उसको छोटा कर पाते हैं। तो अगर जिसमें पहले दूसरे दिन ही इलाज शुरू कर दिया गया तो हमने देखा है कि मरीज 1 हफ्ते में भी चल के घर चला जाता है। लेकिन अगर इलाज में देरी हुई, मरीज ऑलरेडी अगर वेंटिलेटर पे चला गया या हाथ पैर में पावर 0 हो गया,
तो उसमें दवाई देने के बाद भी कभी कभी पूरी तरह से रिकवरी आने में 6 महीने या साल भर का समय लग जाता है। तो उतने दिन तक दवाई की जरूरत नहीं होती है। IVIG तो 5 दिन में दे दी जाती है, 5 दिन में हमारा इलाज खत्म हो गया। और IVIG का उद्देश्य है कि बीमारी को आगे बढ़ने से रोक देना, क्योंकि लोगों को उम्मीद ये होती है ना कि हम 2 लाख 2.5 लाख की दवाई लगा रहे हैं, तो दवाई लगाते ही आदमी दौड़ के भागने लगे या ताकत बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं है, इस भ्रांति से बचें। IVIG जो दवाई दी जाती है उसका काम होता है बीमारी को जहां तक पहुंचा वहां तक रोक देना, ताकि बीमारी आगे ना बढ़े। और उसके बाद जो मरीज की जैसी कैपेसिटी होती है, उनका जैसा विल पावर होता है, उनका जैसा रिकवरी का स्पीड होता है, उसके आधार पे धीरे धीरे रिकवरी होती है, जिसमें कि 2 हफ्ते से लेकर के 6 महीना साल भर तक का समय लग जाता है। सर मेरा अगला सवाल है कि जैसे आपने बताया कि मरीज को इलाज के लिए 2 से 6 महीने तक समय लगता है, तो क्या इसके लिए मरीज को उतना दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना होगा? यह भी बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती है कि मरीज को हॉस्पिटल में कितने दिन रखने की जरूरत है। तो जैसा हमने बताया कि हॉस्पिटल में हम तभी तक रखते हैं जब तक कि बीमारी हर दिन पहले से ज्यादा बढ़ रही हो, यानी मरीज का पावर लॉस हो रहा हो, या उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, सांस लेने में दिक्कत हो, जिसके लिए रेस्पिरेटरी असिस्टेंस यानी मैकेनिकल वेंटिलेटर की जरूरत हो। अगर इन सारी चीजों से बाहर निकल गए, यानी बीमारी आगे बढ़ने में रुक गई हो, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं हो, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो, और IVIG का डोज पूरा हो गया हो, तो हम घर वालों को सलाह देते हैं कि मरीज को घर ले जाएं, क्योंकि अब दवाइयों से ज्यादा इसमें व्यायाम, कसरत या वर्जिश की जरूरत पड़ती है, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टरों की जरूरत तो पहले 1-2 सप्ताह या 3 सप्ताह के लिए ही होती है, जब तक कि हम IVIG का कोर्स न पूरा कर लें और उसका बाकी दवाई न दे दें और वेंटिलेटर से वापस न निकालें, अगर मरीज वेंटिलेटर पे गया हो तो। अन्यथा मरीज को घर भेज देते हैं और उनको फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एसोसिएट कर देते हैं कि उनकी अच्छी फिजियोथेरेपी कराएं। और फिजियोथेरेपी में घर वाले खुद भी सीख सकते हैं। अगर लोगों को पैसे की बहुत दिक्कत हो तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनके घर वालों को फिजियोथेरेपी के जो स्टेप्स हैं, जो चरण हैं, वो उनको सिखा दी जाए, उनको उसका प्रशिक्षण दे दिया जाए, ताकि घर में वो अपने मरीज की अच्छे से मालिश करें, वर्जिश करें, व्यायाम करें, तो धीरे धीरे हाथ पैरों में ताकत आ जाती है। तो इस बातचीत से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पहली बात, GBS से बहुत डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, पुणे में जो आउटब्रेक हुआ है उससे हमारा कोई खास लेना देना नहीं है। नंबर 3, GBS कोई नई बीमारी नहीं है, तो सदियों से चलने वाली बीमारी है जो कि हम सभी देखते आए हैं और उसका इलाज करते आए हैं। हाथ पैर में होने वाली हर झिनझिनी या हर कमजोरी GBS नहीं है। अगर GBS है भी तो हर GBS उतना खतरनाक नहीं है कि उससे मौत हो जाए। सही समय पर उसकी पहचान के लिए न्यूरोफिजिशियन से मिलें, उसकी प्रॉपर जांच कराएं और जांच के बाद जैसा दिशा निर्देश मिलता है वैसे अगर उसका इलाज करें, तो इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मरीज 100% ठीक होकर के अपने घर लौटते हैं। उसमें धैर्य की जरूरत होती है, सही जानकारी की जरूरत होती है और सही जगह पहुंचने की जरूरत होती है। धन्यवाद।